again, good evening students. So today this lecture will complete three topic. In that first is the रसेश्वर दर्शन, second is the रसायन रसायन and third is the रसौषधि का महत्व. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ये जो है दो मार्क्स के लिए, जो रसौषधि का महत्व है 2 मार्क्स के लिए. रसायन रसायन में भेद या रसायन रसायन के बारे में लिखिए, ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है. और रसेश्वर दर्शन है समटाइम्स 2 मार्क्स में और समटाइम्स 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है. तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे रसेश्वर दर्शन. तो देखो रसेश्वर दर्शन में 2 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है. वन इज द रसेश्वर एंड द सेकंड इज द दर्शन. तो यहाँ पर जो 2 वर्ड है रसेश्वर और दर्शन, तो इसमें रसेश्वर का क्या मीनिंग है? तो जो रसेश्वर है इसका मीनिंग है इटसेल्फ पारद, क्योंकि जो रसेश्वर है दैट इज वन ऑफ द सिनोनिम फॉर पारद. जो पारद है वो भगवान शिव से उत्पन्न है. भगवान शिव के वीर्य से पारद की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए पारद को रसेश्वर भी कहा जाता है. क्लियर? सेकंड इज द दर्शन. दर्शन का मतलब क्या है? दृश्यते अनेन दर्शनम. दृश्यते अनेन इति दर्शनम. इन द सेंस कोई भी, या ये कहिए कि मोक्ष प्राप्ति का कोई भी साधन या मार्ग, उसको क्या बोलते हैं? दर्शन. आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा. तो दोनों को कोलैबोरेट करके क्या मिल गया कि मतलब एक ऐसा दर्शन या एक ऐसा साधन जिसके अंदर पारद के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताया गया हो. और दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो कि ऐसा दर्शन जिसमें पारद की महिमा का स्पष्ट तौर पर गुणगान किया गया है, वो हो गया आपका रसेश्वर दर्शन. इज इट क्लियर? ओके. अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पारद है ये भगवान शिव से उत्पन्न है. भगवान शिव का ये है वीर्य, वीर्य ऑफ शिव. ठीक है. और जो है अभ्रक, अभ्रक आपके महारस्य का प्रथम द्रव्य है अभ्रक. ये है शुक्र और पार्वती. ठीक है. तो बताया है कि जब ये दोनों मिलकर, जब इन दोनों को मिलकर उपयोग करते हैं शरीर के अंदर, तो ये क्या करते हैं? रसायन, रसायनार्थ काम करते हैं. रसायनार्थ. तो जब पारद को अभ्रक के साथ में लंबे समय तक एक प्रॉपर अनुपान के साथ में, प्रॉपर टाइम में उसको जब कंजप्शन किया जाता है, तो वो क्या करता है? रसायन का काम करता है. तो ये रसायन क्या करेगा? देह स्थिरता. ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है. क्यों? रसायनार्थ है तो अब इसलिए रोगों का नाश करके और शरीर को क्या करेगा? स्टेबल करेगा. उससे क्या आएगा? देह स्थिरता. देह स्थिरता के बाद में आएगा अजर अमर. यह आदमी क्या हो जाएगा? अजर. अजर तक के बाद में हो जाएगा अमर. अमर के बाद में वो क्या होगा? लंबे समय तक वो क्या करते थे? मैंने पहले भी बताया था. अजर अमरता के बाद में जो हमारे सिद्ध महात्मा थे वो लंबे टाइम तक ईश्वर परिनिधान, ईश्वर परिनिधान करके, या आप कह सकते हो इन अदर वर्ड्स तपस्या. और ये करने के बाद में वो क्या करते थे? समाधिस्थ. और लास्ट में मोक्ष. यही मैंने आपको पहले भी बताया है जब रसशास्त्र का इतिहास पढ़ाया था. तो ये जो रसेश्वर दर्शन है इसमें इन्हीं सब चीजों के बारे में बताया है कि कैसे पारद का उपयोग करने से देह स्थिरता आती है. देह स्थिरता आने से मनुष्य अजर होता है. उसके बाद में वो अमर, अजर अमरत्व होने के बाद में लंबे समय तक ईश्वर परिनिधान मतलब ईश्वर की साधना करता है. और इन अदर वर्ड्स है वो तपस्या आदि करने के बाद में समाधिस्थ मतलब इतना तपस्या करते करते वो इतना लीन हो जाते हैं ईश्वर के अंदर कि वो समाधिस्थ हो जाते हैं. और इन द सेंस अल्टीमेटली मोक्ष. ठीक है. क्योंकि रस शास्त्र में मैंने पहले भी बताया है, जो रस शास्त्र में जो पारद है इसको मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया गया है. और मनुष्य जीवन में जो मोक्ष है दैट इज अल्टीमेटम. ठीक है, कि मतलब लास्ट में जो अल्टीमेटम गोल ऑफ लाइफ है दैट इज मोक्ष प्राप्ति. तो यहाँ पर ये मोक्ष हमें मिला है क्योंकि बताया है कि जीते जी इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करना ही एक्चुअल में मोक्ष प्राप्ति है. क्योंकि मरने के बाद में तो सभी मोक्ष प्राप्त करते हैं.
मरने के बाद में तो आपके पशु है, पक्षी है, सभी अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग करते हैं और अगले शरीर में प्रवेश करती है आत्मा, ठीक है। उसके बाद में अपने कर्मों के अनुसार वो सुख और दुख का भोग करते हैं, ये जनरली होता है। लेकिन जीते जी इसी जीवन में ही मोक्ष प्राप्त करना ही एक्चुअल में मोक्ष है। तो ये जो हमारे सिद्ध महात्मा जो थे वो क्या करते थे, ईश्वर पर निधान करके समाधिस्थ होकर जीते जी इसी जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति करते थे। इसलिए उनको बोलते हैं कि वो आज भी विराजमान है। आपने सीरियल वगैरह में, महाभारत वगैरह में, आपने रामायण में भी आपने देखा होगा कि बहुत लंबे टाइम तक वो जीते थे। वो ये नहीं होते थे अपनी मर्जी से समाधिस्थ होकर, और उसके बाद में वो उनका शरीर कैसा हो जाता था, दिव्य देह, दिव्य, ठीक है, वो दिव्य देह को प्राप्त कर लेते थे और लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो ये सब बताया है रसेश्वर दर्शन में। इसके बाद में रसेश्वर दर्शन में फर्दर बताया है कि जो पारद है ये बहुत ही चंचल है, ये स्वभाव से चंचल होता है। पारद को एज इट इज शरीर के लिए ग्रहण नहीं किया जाता, पारद को एज इट इज ग्रहण नहीं किया जाता। उसको ग्रहण करने के लिए उसको मूर्छित, बद्ध या उसको मारित करना पड़ता है, उसके बाद ही उसको शरीर के उपयोगी बनाया जाता है। ये तीनों करने के बाद में तो जो मूर्छित पारद है, मतलब जब आप पारद प्रकरण पढ़ेंगे आगे तो उसमें आएगा पारद की मूर्छना, पारद का बद्ध और पारद के बंद, वो आगे आता है, आएगा तब मैं बताऊंगी। अभी सिर्फ नाम है कि पारद को उपयोग करने के लिए या तो उसको मूर्छित करेंगे या उसको बद्ध करेंगे या उसको मारित करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, मृत पारद, ठीक है। तो जो मूर्छित पारद है दैट इज यूज्ड फॉर द रोग नाशन, क्लियर। जो बद्ध पारद है दैट इज यूज्ड फॉर खेचरत्व, खेचरत्व, और जो मृत पारद है दैट इज यूज्ड फॉर द रसायनार्थ और रसायनार्थ, ठीक है। तो ये है आपका रसेश्वर दर्शन में, मतलब ऑल ओवर रसेश्वर दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें पारद से रिलेटेड चीजों का वर्णन किया गया है, क्लियर, ओके। उसके बाद में एक जो सेकंड पॉइंट है दैट इज रस एवं रसायन। तो यहाँ पर भी दो वर्ड है। तो रस के बारे में तो मैंने पहले ही आपको बताया है, जब रस शास्त्र का इतिहास शुरू किया था। तो रस इज नथिंग बट पारद। तो पारद को रस क्यों कहते हैं, वो पहले भी आ चुके हैं वो, कि जो पारद वो कैसा होता है, द्रव रूप में होता है। दूसरा वो भगवान शिव का क्या है, वीर्य है। और तीसरा पॉइंट है रसनाथ सर धातु नाम रस इत्यादि, जो पारद है इसमें कैपेसिटी है, ये बाकी सभी धातुओं को अपने अंदर मिला लेता है, लीन कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। तो ये है आपका रस है। तो रस क्या हो गया, रस इज नथिंग बट पारद। तो रस में तो आपको पारद के बारे में ही लिखना है। और रसायन, रसायन क्या होता है आपने पहले भी सुना होगा, फर्स्ट ईयर में भी आया होगा रसायन। तो जरा व्याधि विनाशिनी चिकित्सा, ही रसायनम। और सेकंड भी आता है लाभ उपाय सस्ता नाम रसाधिनाम रसायनम। इन द सेंस जो रसायन जो है ये क्या है, जरा और व्याधि का विनाश करने की एक चिकित्सा है। मतलब रसायन एक प्रकार की चिकित्सा है जिसमें जरा और व्याधियों का नाश करके दीर्घायु प्रदान की जाती है, क्लियर। तो अगर एक लाइन में इस चीज को समझेंगे तो क्या बोलेंगे, तो जैसे रस तो हो गया पारद, क्लियर। और जो पारद जो कर्म करता है, पारद क्या करता है, रसायनार्थ, पारद रसायनार्थ यूज होता है। तो ये तो हो, पारद तो एक द्रव्य हो गया, या ये कह सकते हो जो रस है ये तो द्रव्य हो गया, एक द्रव्य हो गया रस है। और जो ये रस है जो काम करेगा ये क्या हो गया आपका रसायन, क्लियर है। तो यही आपको इसमें मेंशन करना है। तो जितने भी आपके रसादि द्रव्य है, पारद आदि द्रव्य है, इनके अंदर रसायनार्थ गुण है,
जो भी आपके रसादि द्रव्य है, पारद आदि, ये रसायनार्थ है ये सभी, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट ऑफ रस एवं रसायन। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज रसौषधि का महत्व। तो रसौषधि का महत्व है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, अब आपको बेसिकली पता चल गया होगा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द रसौषधि एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ काष्ठ औषधि। तो जब मैंने पहले भी आपको बताया था कि बार बार ये वर्ड आएंगे रसौषधि और काष्ठ औषधि। तो देखो यहाँ पर है रसौषधि का महत्व। तो रसौषधि का जो महत्व है वो वर्सेस काष्ठ औषधि, आपको उसको समझना है। कैसे, इसके लिए बताया है कि भाई रसौषधि की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है, तो बताया है इसमें। दिस इज वन ऑफ द कोटेशन फ्रॉम रसरत्न समुच्चय। तो ये जो कोटेशन है ये रस औषधि की महत्वता को दर्शाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ रस औषधि के बारे में बताता है। तो ये क्या बताया है, अल्प मात्रा उपयोगित्वात्, अल्प का मतलब थोड़ी मात्रा में। तो जो रस औषधि होती है एज कंपेयर टू काष्ठ औषधि थोड़ी मात्रा में ही उपयोगी होती है। जैसे हम जो रस औषधि है, जो हमारे रसादि द्रव्य है, उनको हम जनरली मिलीग्राम के डोज में देते हो, रत्ती, क्योंकि एक रत्ती इज इक्वल टू 125 मिलीग्राम, तो ऑलमोस्ट एक रत्ती, आधा रत्ती, 2 रत्ती ऐसे हम देते हैं। और जो हमारी काष्ठ औषधि है, काष्ठ औषधि कैसे देते हैं, ग्राम में देते हैं, तोला में देते हैं उसको, ठीक है। तो ये इससे देखिए डिफरेंस कि रस औषधि है वो तो थोड़ी ही मात्रा में, जो रस औषधि एमजी में जो काम करती है मिलीग्राम में, वो काष्ठ औषधि को कितने में देना पड़ता है, ग्राम में। तो ये एक रस औषधि की अपनी इंपॉर्टेंस है। जो सेकंड पॉइंट है दैट इज अरुचि प्रसन्नता, कि जो रस औषधि है वो किसी प्रकार की अरुचि क्रिएट नहीं करती। जैसे आपके जो काष्ठ औषधि है, जो वानस्पतिक द्रव्य है, बिकॉज ऑफ देयर रस, उनके अंदर रस है, या तो तिक्तता बहुत ज्यादा है, अम्लता बहुत ज्यादा है, और दूसरा है उनके अंदर स्मेल, गंध होती है वानस्पतिक द्रव्यों में जनरली। तो उसकी वजह से उनको कंजप्शन करने पर समटाइम्स दे विल क्रिएट नोजिएटिक सेंसेशन, वोमिटिंग आ जाती है उनकी वजह से। लेकिन जो आपकी रस औषधि है, इसको खाने से किसी प्रकार की कोई अरुचि नहीं होती है। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात्। क्षिप्रम का मतलब होता है फास्ट, तो आरोग्य का मतलब है रोगों का नाश करना। तो जो रस औषधि है वो बहुत ही एज कंपेयर टू काष्ठ औषधि फास्ट रिजल्ट देती है, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज औषधेभ्यो अधिको रसा, एज कंपेयर टू काष्ठ औषधि जो रस औषधि है वो लंबे समय तक गुणकारी रहती है, मतलब उनकी सेवरीयता अवधि और एक्सपायरी डेट उनकी लंबे टाइम तक वो एज इट इज रहती है, खराब नहीं होती है सालों साल तक। और समटाइम्स तो उनकी कोई, ये भी कह सकते हैं कि कुछ तो ऐसे जैसे भस्म आती है, उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो ये सभी रस औषधि की क्या है, इंपॉर्टेंस है। एक जो सेकंड है दैट इज न दोषानाम, न दुष्यानाम, न च पुंसा परीक्षणम, न देशस्य न कालस्य एक ये है आपकी कोटेशन दैट इज फ्रॉम द रस जल निधि। तो रस जल निधि है वो भी आपका एक रस ग्रंथ है, जो कल हम बात कर रहे थे रस ग्रंथ के बारे में।
तो ये है मतलब जो रसौषधि है, जब हम उसको किसी पेशेंट को देते हैं, किसी रोगी को देते हैं, तो उसके लिए न दोषानाम न दूषणाम, उसकी हमें दोषों की, धातु की, उसके देश की और उसके काल की एज सच हमें परीक्षा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ रसौषधि। तो ये 3 जो टॉपिक है ये आपको ये कंप्लीट हो गए हैं, और इसको थोड़ा सा ध्यान पे देना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से। ठीक है, ओके।